अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 39 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल रहता है, मुझे भी पता, आज भी रह गया। भाई कह रहे हैं टेस्ट वाले सवाल का नोट रहता है, मैं तो कहता हूँ वर्किंग भी रहती है। अभी तो वर्किंग भी पूरी नहीं की थी हमने, रहता है, कोई मसला नहीं है, घर जाने से पहले हो जाएगा। क्या करें, इसने आज मेरा पूरा इरादा था कि वो हम टाइम एंड पे बचाएंगे और वो करेंगे, लेकिन नहीं हो सका आज। तो इंशाल्लाह कल पे फिर नियत है, अब कल नया सवाल भी आ जाना है। ठीक है, तो आज के टेस्ट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एक नोट आपने बनाना है, उसके अंदर बोरिंग कॉस्ट की भी एडजस्टमेंट होगी और बोरिंग कॉस्ट के 2 एमसीक्यूज होंगे, एक I36 का भी एमसीक्यू होगा। 22 नंबर का ये टेस्ट है, तकरीबन 22 का है आई थिंक। हाँ, तो उसके बनाए टाइम तो बनता है तकरीबन कोई 40 मिनट्स, तो मैंने उसके रखे हैं 45 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स रीडिंग टाइम, यानी कि 50 मिनट में वो सवाल करने हैं अब। ठीक है, तो सिर्फ बोरिंग कॉस्ट ही तो नहीं है, यही तो मसला है। आप पीपी का नोट बनाइएगा। ठीक है, अच्छा जी, शुरू करते हैं। अब ये देख लेना सिर्फ स्पेसिफिक लोन है, सिर्फ जनरल लोन है, या दोनों इकट्ठे हैं उस एडजस्टमेंट में। ठीक है, कोई इनमें से एक सिचुएशन हो सकती है, तीनों में से। अच्छा जी, आपको होमवर्क में दिया था, आवाज में सॉरी, आपको होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद क्वेश्चन बैंक के 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करवाया मैंने, और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 8 था गालिबन, वो SIL वाला वो करवाया। ठीक है, उसमें इनफैक्ट एक छोटी सी गलती भी हुई हमसे, तो एंड पे फिर मैं आपके लिए वो सेकंड पार्ट में जब करूंगा तो वो रिकॉर्ड करके बच्चों को दूंगा, लेकिन आपको बताऊंगा जरूर, गलती हो जाता है तेजी में। ठीक है, अच्छा जी शुरू करें जी काम। भाई ये बार बार मिस हो रही है आवाज, तो ये पहले करना चाहिए था चेंज। आवाज सही है जी हाइब्रिड वालों? हाइब्रिड वालों आवाज सही है? आवाज सही है? ओके है, मिस तो नहीं हो रही? आवाज सही नहीं है, अभी भी सही नहीं है आवाज। मैं लेक्चर किस रिकॉर्ड करूं? अच्छा जी, अभी जाके उधर बैठे, अगर मिस हो तो इसका हल कर लें, मैं सबको कहेगा जल्दी से आ जाए फिर, अगर आपसे ना हो तो। जी बच्चों शुरू करें जी काम। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ वेयरहाउस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। सवाल में उसने ये कहा था कि बोरिंग कॉस्ट निकालो ऑप्शंस अलग अलग करके, यानी कि इकट्ठा नहीं यूज करना। वहीं खड़े हो जाओ भाई। अच्छा, स्पेसिफिक लोन से सारी पेमेंट्स करें, जनरल लोन यूज ना करें कंस्ट्रक्शन में तो क्या होता है, और जनरल लोन सिर्फ यूज करें, स्पेसिफिक लोन यूज ना करें तो क्या होता है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं, आप तब तक इस मसले को हल कर लें। कैमरा उस तरफ लें जी। वालेकुम सलाम, इसको पॉज कर दें यार। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है बोरिंग कॉस्ट निकाल दें। बोरिंग कॉस्ट, भाईजान ये लेक्चर क्लोज कर दें। अस्सलाम वालेकुम, ये स्टार्ट से लेक्चर 39। ठीक है जी, लेक्चर 39 स्टार्ट करते हैं जी। होमवर्क के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया था जी, पास पेपर का, पेज 84 पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन मसला आ रहा होने के 5 मिनट रुक जाए जरा। कैलकुलेट करना है जी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, स्पेसिफिक और जनरल लोन्स को अलग अलग अज्यूम करके, मामला वहीं पे फंसा हुआ है। चलें जी, आ जाए इधर। पास पेपर 7 है, 4 दोनों बंदे गायब हैं आपके, हमें भाई बुला लें जी। बुलान जी, बोरिंग कॉस्ट निकालनी है। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड if all payments will be made from specific loans only. If all payments are made from specific loan only. जी, तो स्पेसिफिक लोन भाई ये मौजूद रहे, मिसिंग हो रही है, मेरे साहब को कहें क्लास में वो आ जाए, क्लास में आप आ जाए। मिसिंग हो तो फिर इसका हल करना है, अभी कोशिश करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा हिलजुल के ना पढ़ाऊँ आज, लेकिन स्टिल मिसिंग है। अच्छा जी, बुला लें उनको प्लीज, एक क्लास में आप चले जाएं, एक में वो चले जाएं। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन अब मत लिखो, क्योंकि उसने क्या कहा है, अज्यूम करें सिर्फ स्पेसिफिक लोन हमने यूज किया है। ठीक है, जनरल लोन ना लिखें, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं काम को। अगर स्पेसिफिक लोन हो तो आपको पता है हमें कमेंसमेंट और सीजेशन डेट चाहिए होती है, चाहिए तो जनरल लोन में भी होती है, लेकिन कमेंसमेंट का रूल डिफरेंट है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर कमेंसमेंट और सीजेशन डेट यहां पे छोटी सी करके ऐसे निकाल लूं, लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पेमेंट। ठीक है जी, फिर सीजेशन वर्क कंप्लीशन पर कर दें आप। किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं हुई सवाल करते हुए कि ये तो कह रहे हैं ऐसा हम करेंगे, ऐसा होगा, और हम सवाल ना करें?
ऐसी बात नहीं है, डिसीजन ही तो करवाना चाह रहे हैं आपसे, सारा डाटा दे दिया, आप बस उस हिसाब से सवाल करो। ठीक है जी। बुलान पाकिस्तान इज प्लानिंग टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेयरहाउस ऑन यकम जनवरी 2023 एंड इज एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इट बाय 30 नवंबर 23। The management wants to ascertain the borrowing cost that can be included in cost of warehouse relevant detail। वो ये चाह रहे हैं कि हमें दोनों का पता लग जाए कि अगर हम स्पेसिफिक लोन से ये बनाते हैं प्रोजेक्ट तो क्या कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी एसडी कॉस्ट में, और अगर हम जनरल लोन से करते हैं तो क्या करनी पड़ेगी। खैर, management wants to ascertain the borrowing cost that can be included in cost of warehouse। relevant details in this respect are as follows। expected payments related to construction of warehouse will be 1, 2, 3 और 4। देखें, चाहे स्पेसिफिक लोन यूज करें चाहे जनरल लोन यूज करें, पेमेंट्स ने तो यूज होना ही होना, ठीक है ना। हाँ, स्पेसिफिक लोन के लिए सिर्फ ये वाली लाइन यूज करनी थी, जनरल लोन के लिए फिर हम डिब्बे की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। स्पेसिफिक लोन ऑफ 350 million at the rate of 16% per annum to be obtained on Yakam January 2023। The principal will be payable in 5 equal annual installments along with interest from Yakam January 2024। ठीक है जी, तो लोन रिसीव्ड आ गया किस दिन जी, जरा एक दफा माइक ऑन करके बताएं कितनी कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है हाइब्रिड वाले। कम आ रही है बट है अभी भी। जी, तो स्पेसिफिक लोन 350 मिलियन का 16% पर लिया है यकम जनवरी को, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे होनी है, लेकिन शुक्र है हमारे साल के बाद होनी, यानी कि हमारे साल में ये 350 मिलियन का लोन मुकम्मल 350 ही आउटस्टैंडिंग रहेगा, कोई किस्त पे नहीं हुई। अगर हो जाती तो प्रिंसिपल बदल जाता तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी दोबारा अगली लाइन में हमें अलग से करनी पड़ती, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहरहाल लोन रिसीव किस दिन हुआ है, यकम जनवरी 23। वर्क स्टार्टेड जनवरी ही है, फर्स्ट पेमेंट कंस्ट्रक्शन की। अब लेटर क्या है, कमेंसमेंट, ठीक हो गया जी। और पॉज करें तो जी, कमेंसमेंट से सिजेशन तक कितने मंथ्स बन रहे हैं, 10 महीने। अब ये 10 मंथ्स हमारे पास ब्रैकेट आ गई जिस अरसे के दरमियान का इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज करना है, ठीक है। सबसे पहले ये आसान मार्क्स ले लेते हैं, कोई किस्त इस साल में पे नहीं हुई, कोई किस्त इस साल में पे नहीं हुई, पॉज कर देना। अच्छा जी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस सवाल के अंदर कोई नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन के लिए मैंने कोई खास जगह नहीं छोड़ी, ज्यादा एक लाइन काफी है, लेकिन आप एहतियातन 2 छोड़ दिया करें, इंस्टॉलमेंट्स है ना। पर मैंने ये देख लिया था कि हमारे साल में कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो रही थी, तो हमारे साल में जो ये लोन आया है 350 मिलियन का, ये सारा साल 350 ही आउटस्टैंडिंग रहना है, ठीक है। बहरहाल 350 मिलियन जो आसान नंबर है वो ले लिया करें, जगह बचा लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स लेस इन्वेस्टमेंट इनकम यहां कर लेंगे जी, बोलें जल्दी से। 350 मिलियन का लोन है, 16% इंटरेस्ट है, और लोन किस दिन आ रहा है, लोन तो यकम जनवरी को आ गया, ब्लैक मार्केट में करा, लोन तो यकम जनवरी को आ गया, ठीक है भाई। कम से कम 5 से 7 मिनट बैठे हैं आप लोग, तब पता लगेगा सही है या नहीं। लोन यकम जनवरी को आया, बैंक को इस यकम जनवरी से इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन कैपिटलाइजेशन किस दिन से शुरू करनी है, यकम फरवरी से। और लोन तो रहा 31 दिसंबर तक आउटस्टैंडिंग, पूरे का पूरा 350। बैंक ने लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी लेना 31 दिसंबर तक ही है, लेकिन सिजेशन हो रही है वर्क कंप्लीशन पर, तो 10 महीनों का इंटरेस्ट। हालांकि इग्नोर करना है। एक चीज थी सवाल में, क्या, कंस्ट्रक्शन वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी सस्पेंडेड फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जून 2023 ड्यू टू अनयूजुअल मॉनसून रेन। अच्छा, यूजुअल लिखा हुआ है, सॉरी ओके, अगर यहां लिखा होता अनयूजुअल फिर तो वो मुंह से कह रहा था ना नॉन रूटीन है, ऐसा हो जाए तो ध्यान रखना, मैंने बोला आके अनयूजुअल होता तो फिर इग्नोर नहीं करना, क्योंकि यूजुअल है, रूटीन है, इसलिए क्या करते इसको इग्नोर। और अगर ये नॉन रूटीन होता तो फिर क्या करते, फिर यहाँ और कुछ नहीं करते, बस सवाल करते हो ये ध्यान रखते कि यहाँ पर फ्रैक्शन लगाते हो, थोड़ा फासला रख लेते और मंथ भी लिख लेते, ठीक है। 12 ऐसा आज कुछ भी नहीं है, 10/12 आंसर बाद में, ठीक है। बस उसके बाद अगला काम क्या करना है, लेस करना है इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम को, ये एक्सपेंस था, यहाँ पर इनकम। अब इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिसीव पेमेंट शेड्यूल। नंबरिंग कल कर ली थी हमने, ये वही नंबरिंग है, ठीक है। लोन किस दिन रिसीव हुआ, एक नंबर मिस हो गया, यकम, ये नंबर 1 लोन रिसीव, फिर नंबर 2 फर्स्ट पेमेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, सिंपल थी नंबरिंग, सिंपल थी सवाल में, ठीक है। वो ऐसा यल वाले में मुश्किल है नंबरिंग, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1 रिसीव पेमेंट स्केड्यूल। साकिब ने भी आज तो नहीं याद किया, देखो कितने मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे थे। मार्कर एक और भी बढ़ा दे दो, ये उनको मार्कर्स कर कह दें। रिसीव पेमेंट स्केड्यूल में जी डेट, डिस्क्रिप्शन,
स्पेसिफिक लोन्स और बैलेंस। जनरल लोन तो है ही नहीं, ठीक है। अब तरतीब बार शुरू हो जाओ। यकम जनवरी 2023 लोन रिसीव कितना 350। ये दोनों मार्कर्स दे दो उसको, जल्दी से कर लो। आज हम इतनी मुसीबत में घिरे रहे, तुमने हमें पूछा ही नहीं साकिब। कोई बात नहीं, चलो इधर भी कोई बात नहीं। अच्छा ओके नेक्स्ट जी यकम। अच्छा चलो इसका मतलब ये 350 फिर अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट। अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट तो है, इन्वेस्ट भी होगा, ये तो नहीं कह देना ना आपने, ठीक है, कि इन्वेस्ट नहीं होगा ना, लेकिन वो जाएगा तो इनकम। फिर यकम फरवरी 2023 जी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट जी कितना, अब ये 40 पे हुआ, कितना अवेलेबल था, कितना अवेलेबल था 350 में से कितना पे हो गया 40, तो बाकी आगे बढ़े जी। ये नंबरिंग हुई पड़ी है, ये नंबरिंग कल करके भेजी थी। ये यकम अप्रैल, यकम सितंबर, यकम दिसंबर, ठीक है। फर्स्ट अप्रैल 23, सेकेंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 190 रिमेनिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट फर्स्ट सितंबर 23 थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 100 की हो गई, 90 अवेलेबल, 190 में से 100 गया, ठीक है। वैसे इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलो लिख लेते हैं। यकम दिसंबर फोर्थ कंस्ट्रक्शन पेमेंट 90 की हुई और बैलेंस हो गया 0, ठीक है। ये फिगर्स आ जाने के बाद हम इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट क्या है 10%। तो यहाँ पे आके मैंने लिखा 350 इंटू 10% इंटू आएगा ये। अगर ये लाना था तो फिर यहाँ पे भी 2/12 करते, क्यों नहीं किया। तो ये इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जानी है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करेंगे। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट इस सवाल में मैं नहीं बनवाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये पता तो हो कि ये इनकम स्टेटमेंट में जाना था। जैसे यहाँ से 2/12 10/12 कैपिटलाइज हुआ है ना, लेकिन लोन तो पूरा साल रहा, तो 2/12 कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सपेंस भी, ठीक है। पहले मैं लास्ट अटेम्प्ट तक ये करता था कि मैं यहाँ पर बच्चों को कहता था रिसीट पेमेंट को लेटर डेट से बना लो, उसके बनाने से ये फायदा हो जाता है कि आपसे ये गलती नहीं लगती। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इनकम स्टेटमेंट बनानी आ जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाने के लिए आपको इनकम की फिगर वहां पे निकालनी पड़ती है खुद, तो किसी दो में से एक तरफ तो सोचना ही है। तो फिर मैंने वो लेटर डेट वाला रूल इस दफा निकाल दिया, ठीक है। अब बस मैं कहता हूँ हर दफा सोच ही लो, कॉन्सेप्ट पक्का होता जा रहा है ना, ठीक है। कमेंसमेंट से पहले वाले को कैपिटलाइज नहीं करना एक्सपेंस हो तो, और अगर इनकम हो तो माइनस नहीं करना, प्रॉफिट लॉस में लेना दोनों को। और सिजेशन के बाद भी यही मामला। और अगर नॉन रूटीन सस्पेंशन हो तो उसके इंटरेस्ट को एक्सपेंस नहीं बनाते, इनकम को कैपिटलाइज माइनस नहीं करते, तो वो भी कहाँ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो हर बार आप कॉन्सेप्ट, क्लास के बाद एक स्टूडेंट ने शायद कल परसों में मुझे कहा ये मैं क्या करूँगा, अब मैं रिपीटर था स्टूडेंट, ठीक है। भाई रिपीट के वक्त मुझे तो सवाल याद हुए हैं, तो मैंने कहा आपकी गलती है, ये सवाल याद किए हैं आपने। सवाल ना याद करो, आप एक सवाल 10 बार कर लो बेशक, लेकिन 10 बार में उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, तो आपने 10 सवाल किए ना फिर। तो जब भी कभी सवाल करो, जो रूल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हमेशा रिवाइज करना है। क्यों हमने यहाँ पर 10/12 किया, दिमाग के अंदर चल रहा हो कि जनवरी का महीना और दिसंबर का महीना ये कैपिटलाइजेशन हो नहीं सकती थी, इसलिए एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये बार बार आप जहन के अंदर दोहराएंगे तभी इन्हीं में से सवाल बनता है भाई, ठीक है। बाकी एसेट में आएगा, ठीक है। चले इनकम भी ऐसा ही है, तो बहरहाल लिख के काट दिया मैंने, लिख के कटा रहे, ठीक है जी। नेक्स्ट अब यहां से काम शुरू करते हैं जी। ये काम यहां से शुरू हुआ, 310 ये अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये पूरा फरवरी पूरा मार्च 2 महीने, ठीक है। तो 310 इंटू 10% इंटू 2/2, ठीक है जी। उसके बाद 190 यकम अप्रैल को अवेलेबल हुआ, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, 5 महीने जी। 190 10% 5/12। एंड वालों नजर सही आ रहा है, एंड वालों नजर सही आ रहा है, ओके लो दो यार। फिर जी 90 है, 90 यकम सितंबर को अवेलेबल हुआ, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर। अच्छा चाहे अगली पेमेंट दिसंबर को भी हो रही थी, हमने 30 नवंबर पे वैसे ही इसको रोक देना था। या आई के अपने सवाल बड़ा अच्छा करके बनाया था, इजी करके बनाया था कि मसला ना हो आप लोगों को, ठीक है ना। तो बहरहाल 30 नवंबर पे रोकना था, तो उसने यकम दिसंबर ही आगे डेट रखी हुई, ठीक है। बोलो 90 इंटू 10% इंटू 3/12। अब सस्पेंशन बस ये है कि अगर नॉन रूटीन होती तो क्या करते, इन बटों में फासला रखते और यहाँ मंथ्स भी लिख देते कौन कौन से, जैसे इसके बारे में भी हम कह रहे हैं ये कौन कौन से महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो SON लिख देते बस सन। अच्छा जी चलिए आगे। अब जनरल लोन होने, जनरल लोन है, सवाल खत्म है। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक लोन बताओ, नहीं दो डेसिमल कर लो जी। और इधर 33 नेट करके बताओ 31 पॉइंट, बस यही टोटल आंसर था। बहरहाल अब चूंकि मैं फॉर्मेट पे डाला हूं, मैंने यहां पर नहीं लिया, किस चीज को नहीं लिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, पर्चे में नहीं लिखना, टाइम जाया होता है, नहीं है कोई लोन, उन्होंने कहा ये नहीं यूज नहीं करना, तो बेसिकली सिर्फ इतनी सी वर्किंग करनी थी हमने पर्चे में,
ठीक है ना, ना ऊपर वाले को लिखने की जरूरत थी ना नीचे वाले को लिखने की जरूरत थी, तो मैंने आपको जरा रिवाइज करवाया जी 31.34। ठीक है, यहां तक को मसला ओके। अब बी पार्ट यहां कर लें, इजाजत अगर आपकी तो जी। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, देख लो क्या लिख रहा हूं मैं, फिर एंड वालों नजर ना आए शायद। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इफ ऑल पेमेंट्स आर मेड फ्रॉम रनिंग फाइनेंस। चलो आप बातें कर लो भाई, आप कर लो बात, आपकी बातें करना जरूरी है क्लास से, वो फिर करने लग गया अच्छा जी। नंबर 1 लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, फिर रिवीजन के लिए सिर्फ लिख रहा हूं, परिचय तो कोई जरूरत नहीं थी। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस कोई नहीं, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, भाई इनको लिखना भी नहीं था यहां पर, चलो ठीक है मैंने लिख दिया, जरा आपकी रिवीजन चल रही है। लेस इन्वेस्टमेंट इनकम कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है। जनरल लोन के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, इसलिए मैंने हमेशा इसको इनको इकट्ठा करके लिखा है ऐसे, और जनरल लोन को अलग लिखा है ताकि आपको मसला ना आए जी। उसके बाद तीसरी चीज है जी इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। ठीक है, किसके लिए? रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाए, है जरूरत रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बना, अभी अगले सवाल में बनेगा नजर आ जाएगा। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल हम इसलिए बनाते हैं कि स्पेसिफिक लोन का सरप्लस निकल आए ताकि इन्वेस्टमेंट निकाल सकें इनकम, और साथ ही साथ जनरल लोन जब इकट्ठे यूज हो रहे हैं, जनरल लोन से पेमेंट की डेट, और कभी ऐसा होता है ना कुछ स्पेसिफिक लोन और बाकी जनरल लोन की तरफ जा रहा होता है तो वो फिगर्स भी निकला। लेकिन सिर्फ जनरल लोन हो, पहले दिन आपको याद होगा जब क्वेश्चन नंबर 6 किया था हमने, जनरल लोन कैपिटलाइजेशन रेट निकाला था एक दिन जाते हुए, अगले दिन आके मैंने फिर 7 उसके साथ मिक्स किया था, तो मैंने कहा था जबरदस्ती बनवा रहा हूं, जरूरत नहीं है। तो आज जरूरत नहीं है को हम नहीं यूज, मतलब उसको जरूरत जिस चीज की नहीं है उसको नहीं करेंगे, डायरेक्ट करके देखते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेट तो बाद ही बात है, हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट। रेट तो रिसीट पेमेंट से निकलता ही नहीं था, अमाउंट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो जनरल लोन के लिए अमाउंट पकड़ेंगे डेट, इस डेट से लेकर सिजेशन, अमाउंट पकड़ेंगे इस डेट से सिजेशन, अमाउंट पकड़ेंगे इस डेट से सिजेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं, क्या जरूरत है रिसीट पेमेंट बनाने की। इधर देखेंगे, सबसे पहले पेमेंट हुई है 40 मिलियन की, रेट नहीं है कोई बात नहीं, आ जाएगा, एंड वाला नजर आ रहा है, थोड़ी छोटी होगी राइटिंग, फिर भी मुझे जरा तसल्ली नहीं हो रही। 40 मिलियन इनटू रेट आ जाएगा अभी, इनटू अब ये जो काम होता है वो तो कर लें। 40 मिलियन की पेमेंट हुई है यकम फरवरी से 30 नवंबर तक, कोई बीच में वो तो है कोई नहीं नॉन रूटीन सस्पेंशन, वो होती भी तो हम साथ साथ नहीं देखते उसको, हम बस बटों में फासला और मंथ्स की राइटिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ठीक है जी, 10/12 और मंथ्स लिखते हैं। तुम्हें क्या पता, तुम छुट्टी करो, एंजॉय करो, बैठो आराम से, कम से कम आज सवाल तो नहीं कर सकेगा ना इस डर से जी। 120 1 अप्रैल को, तो 120 है अमाउंट ऑफ पेमेंट, रेट भी आ जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं जी, इनटू अब 1 अप्रैल है, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर बस 8/12। ठीक है, लास्ट इज नहीं सेकंड लास्ट इज 100 यकम सितंबर को 100 मिलियन इनटू अब किस दिन, यकम सितंबर को, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3/12। चलो लिख तो लेने दो मुझे, वैसे पिछली क्लास में मैंने रूल लिखवाया था, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा ये रूल काट दो, फिर वो काट नहीं रहे थे, तो फिर मैंने आपको लिखवाने को उसी वक्त फैसला कर लिया। ठीक है ना, वैसे मैंने उनको जबानी सुनो, लिखना नहीं जबानी सुनो। अगर सिजेशन डेट के बाद की कोई रिसीट पेमेंट हो ना, तो बोरिंग कॉस्ट का सवाल करते हुए, ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज निकालने वाली, इसके लिए हम इग्नोर भी कर सकते हैं उसको, मतलब लायबिलिटी नहीं कह सकते, ईयर एंड में पेमेंट होगी, कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये अलग बात है, तुम ना सवाल करो आज जी। बहरहाल मैं यहां पर लिख रहा हूं 90 मिलियन, और यहां पर जब लिखा 90 मिलियन तो डेट ऑफ पेमेंट क्या है इसकी, यकम दिसंबर, तो यहां मैंने कहा अच्छा यकम हो, ये तो फिर तो ये जीरो ही हो गया ना, तो इसको ना भी लिखें तो काम चलता है। ठीक है, वैसे मैंने लिख दिया, लेकिन इसको ना भी लिखें तो काम चल जाना था। ओके, टाइम बचा सकते थे हम। ठीक है जी, सवाल खत्म है, बस यहां पे मुझे रेट निकलवा दो आप। वर्किंग नंबर 2 आप देखते हैं जाकर हमारे पास, देखो अब पूरा सवाल कर लिया हमने, डिब्बे की तरफ आप आए कि ये डिब्बा में सिर्फ क्या बताता है, रेट कैसे निकलेगा। ठीक हो गया, अच्छा अब मैंने आपसे बात की थी कि रनिंग फाइनेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है, नाम से जाहिर है रनिंग फाइनेंस होता है। रनिंग फाइनेंस का मतलब ये नहीं कि आपको इकट्ठा उन्होंने बैंक वालों ने लोन दे दिया है, बल्कि उन्होंने कहा है 300 मिलियन तक आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब कभी ज्यादा हो जाता है, आप पैसे भी इसी अकाउंट में आप डलवाते हैं लोगों से भी, ठीक है, यही चेक जमा करवा देते हैं, तो ये पैसे इसमें आते भी रहते हैं जाते भी रहते हैं, इसका बैलेंस फ्लक्चुएटिंग होता है, हर दिन का बैलेंस डिफरेंट है, कभी ज्यादा कभी कम है, और हर दिन के बैलेंस के ऊपर बैंक कैलकुलेट करता है इंटरेस्ट। तो ये डेली बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर निकालना पड़े पूरे साल का तो एवरेज आउट करना पड़ेगा, पूरे साल का अगर एक बैलेंस निकालना पड़े तो एवरेज आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब 365 दिनों का क्लोजिंग आपके पास होगा, तो वो आप सारे 365 दिनों की क्लोजिंग ऐड करोगे, उनको डिवाइड बाय 365 करोगे, तो आपके पास एवरेज बैलेंस आएगा आउटस्टैंडिंग। तो पर्चे में ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होता ना, डाटा इतना दिया जाता है। तो अगर रनिंग फाइनेंस आता है तो वो आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर खुद ही बता देता है। ठीक है,
सही है ना, लोन अमाउंट इनटू मंथ आउटस्टैंडिंग करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती, ठीक है ना, तो कर भी नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होता है उस तरह से, तो वो डेली बैलेंस होता है, डेली बैलेंस है तो पूरे साल के लिए एवरेज करना है, तो फिर 365 बैलेंसेज हो, उनको ऐड करके 365 पे डिवाइड करें, तो ऐसा नहीं होता, सवाल में फिर आपको फिगर बता देते हैं, तो ये मैंने आपको कल बता के भेजा था कि ये लोन आउटस्टैंडिंग ही होता है। कहता है जी बैंक ए ने एक रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी दी हुई है, हमें एग्जिस्टिंग है, कहता है दिस फैसिलिटी विल आल्सो बी यूज्ड टू फाइनेंस अदर नीड्स, यहां से भी पता लग रहा था जनरल है। बहरहाल रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के बारे में मैंने आपको कहा था अब्दुल्ला कि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी होती ही जनरल है, ठीक है। अच्छा, अब बैंक ए ने 300 मिलियन की एक लिमिट दी हुई है कि इतने तक आप ओवरड्रॉ कर सकते हैं। अब हर दिन पता नहीं कितना कितना बैलेंस चलता रहा, हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा एक्सपेक्टेड, मतलब हर चीज एक्सपेक्टेड इस वक्त तो कर रहे हैं ना, उन्होंने आगे काम करना है, ठीक है ना, उसको छोड़ो बस, अब एक्सपेक्टेड छोड़ दो। एवरेज बैलेंस फॉर 2023 का एवरेज बैलेंस क्या है 220, ठीक है, 2023 का एवरेज बैलेंस क्या है 230, तो हम इस लिमिट को उठाएंगे, हमारे लिए रेलेवेंट है। नॉर्मल अगर रनिंग फाइनेंस ना होता तो यूं होता था लोन अमाउंट टोटल, फिर मंथ्स लिखे होते थे, हम उसको बटा लगाते थे और ये लोन आउटस्टैंडिंग यूं करके निकालते थे, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो ये वैसे ही हमें लोन आउटस्टैंडिंग उसने निकाल कर दे दिया, ठीक है, तो और आसानी होगी, सॉरी, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट रेट कल वाला लेक्चर लेना पड़ेगा ना, कल बात हुई है स्टार्ट जी। इंटरेस्ट रेट एवरेज आउट करना है, क्योंकि एक से ज्यादा जनरल लोन, अगर एक ही होता जी। अब लोन, इधर देखो, मैंने लिख के कॉलम्स फिर गायब करता हूं, हमने पहले दिन क्या किया था, लोन की टाइप कोई नहीं लिखने, चलो लिख लो, लोन की टाइप लिख लो, लोन कौन सा है ए और बी, फिर अमाउंट लिखी थी हमने, भाई अमाउंट का मतलब होता है कि लोन कितना है, वो तो रनिंग फाइनेंस है, कोई एक लोग उन्होंने इकट्ठा लोन तो दिया नहीं हुआ बैंक वालों ने, फिर यहां पे हम लिखते थे मंथ्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये तो ज्यादा जगह कम हो जाएगी, ऐसे लिखो, नहीं पता मुझे पता, मैं कर लेता हूं, मंथ्स आउटस्टैंडिंग कोई नहीं गिवन, लेकिन हम इनको मल्टीप्लाई करके निकाला करते थे, अब वो फिगर हमें उसने बता दी हुई है, ये एवरेज बैलेंस गिवन है जी, 220 बैंक ए वाले लोन का और 280 बैंक बी वाले लोन का, तो 220 और 280, फिर रेट भी गिवन है हमें, रेट है जी 13.7 और 14.6%, तो 13.7 और 14.6, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर कितनी आ रही है 0.2, 31.214, अच्छा 30.14, ये दो कॉलम्स चाहिए होते थे हमें, 500 लोन की अमाउंट है और रेट निकलता था इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर लोन आउटस्टैंडिंग, रट्टा नहीं लगाना है इसको, मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था, रेट निकलता है लोन आउटस्टैंडिंग इनटू, सॉरी एक्सपेंस निकलता है लोन आउटस्टैंडिंग इनटू रेट करके, अब रेट मिसिंग है तो लोन आउटस्टैंडिंग को डिवाइड कर दो इंटरेस्ट एक्सपेंस से, ऐसे जैसे ड्राइव किया था, तो रट्टा नहीं लगा लेना होता हर चीज को जी। 14 ठीक है, तो 14.2%, 14.2%, यहां पे लिख लिया वर्किंग 2, आप लोगों ने कहीं पे एक जगह लिख लिया, एक मिनट जी, 19 तो ग्रैंड टोटल भी यही बनता है, तो वो तो मैंने इजाफी चीजें लिखी हुई हैं, आपका तो वहीं पर ही टोटल निकल आना था, ये ऊपर वाले सिफर आपने लिखने नहीं होते, यानी अगर वेयर हाउस बनाते हुए स्पेसिफिक लोन यूज करेंगे तो 31 का इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा, और अगर वेयर हाउस बनाते हुए जनरल लोन सिर्फ यूज करेंगे तो 19 रुपए का ऐड होगा इंटरेस्ट, यानी यूं कह सकते हैं कि अगर स्पेसिफिक लोन लेकर वेयर हाउस बनाए तो वो महंगा पड़ेगा, क्या ख्याल है, शायद वही देखना चाह रहे थे, इसलिए आपको उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंटली डिसीजन करके दें, ठीक है जी, ओके डन, ठीक है जी, यहाँ पे पॉज करें, पार्ट 1 और पार्ट 2 शुरू करें।